स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब उस सोशल वेबसाइट पर सोशल साइट पर मैं आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूजीसी, इसके द्वारा जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी और जेआरएफ के लिए जो परीक्षा कराई जाती है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके लिए जो परीक्षा कराई जाती है, इसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट जैसा कि ज्योग्राफी है, तो यहाँ इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जिसका कि यहाँ पर यूजीसी के विभिन्न जिन विषयों के लिए परीक्षा कराई जाती है, उन विषयों में इसका जो कोड नंबर है वो है 80। अभी सिलेबस को थोड़ा रिवाइज किया गया है, तो यहाँ यूनिट्स लगभग वही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट हल्का फुल्का चेंज किया गया है। कंटेंट लगभग सेम वही रहेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, वो है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड यूनिट है जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। तीसरी समुद्र विज्ञान यानी कि ओशनोग्राफी। चौथी पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट ज्योग्राफी। इसके बाद रहेगा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल यानी पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी। अभी मैं इनका आपको और परिचय कराऊंगा। तो ये रहेगा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसके बाद है आर्थिक गतिविधि, और ये जो आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल है, ये यही थोड़ा बहुत देखिए शब्दों का उलटफेर किया गया है। ये आर्थिक गतिविधि जो है, ये एक तरीके से जिसे हम पहले जानते थे आर्थिक भूगोल। ओके, आर्थिक भूगोल, इसको आर्थिक गतिविधि कर दिया, बात एक ही है। इसके बाद क्षेत्रीय विकास का भूगोल, जिसे हम पहले कहते थे रीजनल डेवलपमेंट। अपना एक पेपर रहता था रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल। ये नहीं, प्रादेशिक भूगोल नहीं बोलेंगे, अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रादेशिक नियोजन। यस, रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग रहता था एक। ओके, उसके बाद सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसीएस भी बोल देते हैं, पी और एस। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी। इसके बाद रहेगा भौगोलिक चिंतन, ओके, ज्योग्राफिकल थॉट, एक पेपर रहेगा। भौगोलिक तकनीकियाँ, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ये पहले यहाँ थोड़ा नाम बदला गया है, इसका नाम पहले रहता था कि बोलेंगे कि कार्टोग्राफी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला, मानचित्र विज्ञान। ओके, कार्टोग्राफी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अभी उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भौगोलिक तकनीकियाँ, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। और लास्ट में यहाँ पर है भारत का भूगोल, ओके, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, सो इट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया।
राइट। अभी ये तो हमने जाना कि यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट है। देखिए पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें ये जो यूनिट थी 10th नंबर पे थी और ये वाली 9th नंबर पे थी, ठीक है। और जो क्षेत्रीय विकास है ये अलग से एक यूनिट थी। मैं थोड़ा बस उलट फेर किया है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर, द कंटेंट द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बस थोड़ा सा जो इनकी जो मतलब बोलेंगे कि टॉपिक्स ऑफ द पेपर और यू नो which we know as the branches of geography, so उनको बस ऊपर नीचे कर दिया गया, आगे पीछे कर दिया गया, उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हमें देखने को मिला है सिलेबस में। तो अब हम बात करते हैं कि इन यूनिट्स में क्या क्या है अंदर। तो सबसे पहले हम उठाएंगे भू-आकृति विज्ञान। भू-आकृति विज्ञान में क्या क्या अंदर शीर्षक हैं, विषय हैं, हमें इनको देखना होगा ताकि हम परिचित हो जाएं इस पूरे सिलेबस से कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भू-आकृति विज्ञान, ओके। तो ये है भू-आकृति, में थोड़ा पेन का कलर बदल लेता हूँ, ओके। ये है भू-आकृति विज्ञान, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। जियो मॉर्फोलॉजी, ये जो यूजीसी नेट की ये जो मैं क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रहा हूँ ये स्पेशली है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। लेकिन क्योंकि मैं वैसे तो मैं हिंदी माध्यम का ही रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश का भी बराबर से यूज़ करता रहा हूँ। तो जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वो भी इस क्लास से, इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। दे विल बी बेनिफिटेड विद दिस वीडियोस बिकॉज हम ये लोग यहाँ मतलब ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि आप लोग उन फैक्ट्स को भी रिलेट कर पाएँ। कि जब हम कॉन्सेप्चुअली किसी विषय को देखते हैं तो हमारी फैक्ट्स को आसान करना, याद करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो हम लोग इस इकाई 1 में, यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक है महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, हम लोगों को पृथ्वी ऐसी लग रही है या एप्पल लग रहा है? मुझे तो एप्पल ही लग रहा है। तो जो हमारी अर्थ है, अभी थोड़ा सही लग रहा है ना। तो हमारी अर्थ पर हम देखते हैं बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स जैसे कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको आसानी रहेगी। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ यूरोप है, ये जूम गड़बड़ कर गया, सेट इट अगेन। Visuals must be clear, okay। इसको यहाँ एक बार ऐसा करना, अभी नहीं होगा। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप, यहाँ अफ्रीका, यहाँ एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ है ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका। तो ये सारे महाद्वीप आपस में पहले जुड़े हुए थे। ये सब आपस में पहले जुड़े हुए थे और जुड़े होकर के एक बड़ा महाद्वीप बनाते थे जिसको हम पेंजिया बोलते थे। बोलते थे पेंजिया, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इससे हमें पता चलता है कि महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो प्रवाह करते हैं, यानी कि दे फ्लोट। ये फ्लोट करते हैं, गति करते हैं, ओके, मूव करते हैं। तो
ये सिद्धांत कब दिया, क्या दिया, ये थ्योरी क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, इसको हम जानेंगे इस पहले शीर्षक में, जो कि है महाद्वीपीय प्रवाह। ओके, मैं इसको बता देता हूँ। ओके, इसको बता देता हूँ, ये लगना चाहिए, ये सर्कल नहीं हटेगा। चलिए सही है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, भू यानी पृथ्वी तो होनी ही चाहिए स्क्रीन को। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द another the next topic, that is प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, यानी कि जैसे अगर ये मान लीजिए हमने पृथ्वी की सतह को एक चौकोर भाग में माना, तो ये पृथ्वी की सतह ये कई टुकड़ों में है, इस प्रकार से इनको हम प्लेट्स बोलते हैं। जैसे ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई। अब ये प्लेटें गति करती हैं, गति कोई एक दूसरे की तरफ कर सकती हैं, गति एक दूसरे के विपरीत कर सकती हैं, गति एक दूसरे के समानांतर कर सकती हैं, या ये भी समानांतर ही कहलाएगा। तो इन गतियों के क्या प्रभाव होते हैं, इनसे कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, लैंड फॉर्म्स। ओके, स्थलाकृतियाँ इनसे बनती हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स में। इसके बाद अभी मैं इसको पॉज करता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक और बाह्य बल, यानी कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक एंडोजेनेटिक और एक एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक मतलब आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, और एक ऐसा बल, ऐसे बल ही पृथ्वी पर कार्य करते हैं जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं, इन्हें हम बाह्य बल भी बोलते हैं। यानी कि देखिए लैंड फॉर्म्स तो हमको पृथ्वी की सतह पर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लैंड फॉर्म्स जो बनते हैं पृथ्वी की सतह पर, उनके बनने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, अब इस पर ये एक पर्वत है, इस पर्वत के निर्माण में और इसके विनाश में, यानी कि कोई अगर लैंडफॉर्म बनता है तो कोई बिगड़ता भी है, यानी कुछ बना है तो बिगड़कर बना होगा, और कुछ बिगड़ा है तो पहले कुछ होगा, बना होगा, रहा होगा। तो एक बल तो पृथ्वी की सतह पर यहाँ से कार्य करते हैं, और एक पृथ्वी की सतह पर यहाँ से कार्य करते हैं। यहाँ से मेरा मतलब वायुमंडलीय, और यहाँ से मतलब ये धरातल पर अन्य गतियाँ जो होती हैं। ओके, तो ये आंतरिक बल है, और ये जो बल कहलाएंगे ये होंगे बाह्य बल। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनाच्छादन एवं अपक्षय। अनाच्छादन और अपक्षय, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। ये जो अनाच्छादन शब्द होता है, ओके, है, इस अनाच्छादन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है अपर्दन और एक होता है अपक्षय। ठीक है, इरोजन और वेदरिंग। ओके, तो अनाच्छादन ही काफ़ी था यहाँ बोलना, और यदि आप अपक्षय बोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं। ओके, तो अनाच्छादन और अपक्षय क्या है देख लिया जाएगा। यानी कि अपर्दन चट्टानों का कटना, फटना, टूटना, इसमें गति शामिल होती है। यानी कि जैसे नदी है, वो नदी
यहाँ से बह रही है और पर्वत को काट रही है और बहाकर उसकी मिट्टी को बहाकर आगे ले जा रही है और आगे जाकर कहीं पर निक्षेपित कर रही है, छोड़ रही है। इसको हम अपर्दन बोलते हैं। ओके। और जो ये अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब होता है कि जैसे कोई चट्टान है, उस पर धूप, वर्षा, और भी अन्य शक्तियाँ जैसे कि वनस्पति, कोई पेड़ के द्वारा, पेड़ की जड़ों के द्वारा, इन सब के द्वारा चट्टानें कमज़ोर होती हैं। ये चट्टानें जब कमज़ोर होती हैं, चट्टानें कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर होने के बाद यहाँ पर आगे इकट्ठी हो जाती हैं, बस फूटने को, इसको हम अपक्षय कहते हैं। ओके। तो इसमें कोई अपर्दन नहीं हुआ है। अपर्दन का मतलब होता है चट्टान का किसी साधन के द्वारा कटना, कटने का उसका परिवहन हो जाना, परिवहन के बाद किसी अन्यत्र किसी स्थान पर एकत्रित हो जाना। ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूआकृतिक चक्र, डेविस और बैंक। भूआकृतिक चक्र मतलब होता है किसी स्थलाकृति, कोई माउंटेन पर्वत है, ओके, ये जो पर्वत है इसमें समय और प्रावस्था, संरचना या प्रावस्था, इसको प्रक्रिया बोलेंगे। तो संरचना या पहले समय बोली, समय, प्रक्रम या प्रक्रिया और संरचना, यानी कि कोई वर्तमान में जो हम कोई स्थलाकृति देख रहे हैं, तो जो स्थल रूप होते हैं वो एक चक्रीय प्रक्रिया में रहते हैं, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर एक चक्रीय प्रक्रिया में रहते हैं, जिसमें एक निश्चित समय लगा होता है, एक निश्चित उसमें प्रक्रिया लगी होती है और निश्चित ही उसमें, और जो ये स्थल रूप होते हैं ये उस धरातल जिस पर बने उसकी संरचना से भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के हमें भूआकृतिक चक्र मिलते हैं देखने को। एक मिलता है डेविस के द्वारा, एक पेंक के द्वारा, दोनों पढ़े जाएंगे यहाँ पर। थोड़ा पेन का कलर सही ये रहेगा, अच्छा है, काफी चल रहा है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ढाल विकास का सिद्धांत, थ्योरीज एसोसिएटेड विद स्लोप डेवलपमेंट। मतलब किसी भी स्थान पर हम देखते हैं तो कुछ ढाल रहते हैं, ये भी एक ढाल है एक इस प्रकार से, ये भी एक ढाल है इसमें। तो इन ढाल का विकास किस प्रकार होता है, यहाँ हम इसको थोड़ा कैनवस को साफ कर लेते हैं। तो मैं आपको बता पाऊंगा कि जो ढाल होता है, ओके, उसका विकास कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको ढाल इस प्रकार से, जैसे ये फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। तो ये जो ढाल है सतह का, इसका विकास किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन से सिद्धांत जो है एसोसिएटेड उनका पढ़ेंगे और कौन सी प्रक्रियाएं उसमें लगी। फिर है भूसंचलन। भूसंचलन मतलब कि टेक्टोनिक मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट मान लीजिए, एक फिर से मैंने अर्थ बना दिया। तो ये जो अर्थ की क्रस्ट है, ये जो सतह है ऊपर की, जो सरफेस है अर्थ की, तो इस सतह को, ये एक सतह है, इस सतह में कुछ गतियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था
कि प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, तो प्लेटें गति कर रही हैं, कोई इस दिशा में, इस दिशा में, या इस दिशा में, इस दिशा में, या समानांतर। ठीक है, तो इससे हमारे पृथ्वी की सतह जो होती है ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, उससे वलन होते हैं। वलन माने होता है कि पृथ्वी सतह ऐसी है, लेकिन जब इधर से और इधर से फोर्स लगेगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, यानी फोर्स इधर से लग रहा है और इधर से लग रहा है, तो ये इसमें वलन, इसको वलन बोलते हैं। फोल्ड, फोल्डिंग, बेंड होता है, फोल्ड माने जो मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। इसमें भ्रंशन होता है। भ्रंशन कब होगा? जब बल विपरीत दिशा में लगेंगे, इसमें क्रैक आ जाएगा, इसको हम भ्रंशन बोलते हैं। ज्वालामुखीयता, वल्केनिसिटी, भूकंपीयता, ठीक है, सीस्मिसिटी यानी कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ये सब पढ़ेंगे इसमें। अगला टॉपिक है स्थल निर्माण घटना। स्थल का निर्माण, स्थल निर्माण कैसे होता है कि कोई समुद्र के नीचे ये ज़मीन है, अगर ये इसमें उत्थान हो जाए ऊपर को, तो यहाँ इस प्रकार से ज़मीन आ जाएगी, ये भी स्थल निर्माण है। एक उदाहरण, ये एक उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे कि नदी बह के आ रही है और यहाँ समुद्र में, अभी नदी अपना जो अवसाद बहा के ला रही है, तो यहाँ पे ये इकट्ठा कर दी जाती है, तो यहाँ कालांतर में जो ये स्थल बनता है, इसीलिए हम स्थल निर्माण कह सकते हैं। ठीक है, फिर भूआकृतिक संकट, ये नया टॉपिक जोड़ा है। ठीक है, तो भूआकृतिक संकट, अब ये शब्द को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि भू आकृति शब्द आ रहा है। भू आकृति से बना हुआ शब्द भू आकृति संकट है, तो ये ठीक है, तो संकट यानी एक समस्या। इसके क्या कारण है? तो भूआकृतिक संकट मतलब कि जो पृथ्वी की सतह है, जो भी हमने बताया ये पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह पर भूकंप आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, हिमस्खलन हो रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, तो ये सब भूआकृतिक संकट है, इनका अध्ययन इसमें किया जाएगा। अब ये पहली यूनिट हो गई, हम इसी यूनिट के साथ शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ा मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ लिख कर बता सकूँ। बैटरीज रनिंग लो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए, तो जैसे अगर हमें यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो हमें कम से कम शुरुआत में इन द बिगिनिंग वी हैव टू बी विद स्टार्ट विद अबाउट 4 यूनिट्स एट अ टाइम। ओके, तो जैसे टू बिगिन, तो हमको कम से कम 4 यूनिट लेके चलना होगा। ठीक है, तो जैसे हम एक जियोमॉर्फोलॉजी ले लिया, फिजिकल से ले लिया इसको, एक इंडियन ले लीजिए, ठीक है, एक थॉट ले लीजिए, और एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए इंडियन हो गया, थॉट हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। एक मान लीजिए हम लोग एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम इन चारों को ले लेते हैं, इन चारों को ख़त्म करते चलेंगे, और आप लोग
जब अपनी सेल्फ स्टडी करें तो इन चारों यूनिट आप कोई भी 4 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो एक दिन में कम 4 यूनिट पढ़ें, फिर इनमें से जब एक एक यूनिट ख़त्म होती जाएगी या लगभग 50-60% तो आप 5वीं 6वीं कोई यूनिट भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने अभी अपना जो स्टार्टिंग की है वो किया है भू-आकृति विज्ञान से। तो भू-आकृति विज्ञान के मैं आपको यहाँ लेक्चर्स अवेलेबल कराऊंगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक महाद्वीपीय प्रवाह है। मैं अपना अगला वीडियो आपको इसी टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग मुझे YouTube पर देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच।